Welcome all of you, Virtual Classes YouTube channel. This is the second part of solutions of DU MSc Zoology Entrance 2020. In first part, we will discuss about developmental biology questions. In this video, we will discuss biochemistry question solutions. First question है इसमें मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में विटामिन दिए हुए, लिस्ट सेकंड के अंदर एसोसिएटेड डिजीज दी हुई है। विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन B1 है, विटामिन ए है। तो आपको विटामिन के फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स डिजीज आपको पता होना चाहिए, एवरी टाइम पूछी जाती है। तो विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपका हीमोराइगा डिजीज होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। वाइल विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स डिजीज होती है। वाइल विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होती है, बेरी बेरी। वाइल विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइन्थ ब्लाइंडनेस होता है। तो ए जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर क्या आएगा, आपका सेकंड पार्ट आएगा, जो आपके किसी में भी नहीं है, ओनली फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है दैट इज फोर्थ। ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड। तो आपको यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है जिसमें सभी विटामिन एंड उससे एसोसिएटेड डिजीज दी हुई है। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंड होता है, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से एरिबोफैलिनियोसिस होता है, विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है, विटामिन B5 से पैरास्थीसिया होता है, विटामिन B6 से एनीमिया होता है, विटामिन B7 से डर्मेटिस एंट्रिटिस होता है, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स होता है जिसका, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस होता है, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी होते हैं। वाइल विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट मींस हीमोराइगा कंडीशन होता है। जिस पर्सन के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो उस पर्सन के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोराइगा के नाम से जानते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे पूछा गया है आरबीसी सेल्स के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम आरबीसी सेल्स की बात करें तो आरबीसी सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट मींस इनके अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, आपकी एब्सेंट होते हैं। दैट व्हाई इन दी metabolism of glucose inside the RBC cells, no oxygen required and no mitochondria ordinarily required। इसमें एक जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का उससे क्या होते हैं, दो मोल क्या होते हैं आपके एटीपी के फॉर्म होते हैं बाई वन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। इसके अलावा इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स क्या मिलते हैं हमें, लैक्टेट के मिलते हैं। देन ये जो लैक्टेट है ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर एंड द लीवर इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। देन लीवर इसको फिर से क्या करता है, ग्लूकोज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें पूछा गया है कि एंड प्रोडक्ट क्या है बेसिक का, तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, लैक्टेट होता है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, for a given fixed length of double stranded DNA melting temperature, इसको हम क्या बोलते हैं, TN वैल्यू बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ DNA। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GC कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GC कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80 बेस कांस्टेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है नॉट रिलेटेड टू दी बेस कंपोजिशन ऑफ DNA। तो इसमें क्या होता है, अगर हम डीएनए के डिसोसिएशंस की बात करें तो एक डीएनए जिसके पास क्या है, ओनली 80 क्या है आपकी सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसकी अगर हम टीएम वैल्यू की बात करें तो टीएम वैल्यू आपकी यहाँ पे लाई करेगी। वाइल एक डीएनए जिसके पास क्या है, नेचुरल अकरिंग डीएनए जिसमें 80 एंड जीसी बेस पेयर प्रेजेंट है, उसकी टीएम वैल्यू ये आपकी लाइज बिहाइंड बिटवीन दी पोली 80 एंड पोली जीसी। वाइल अगर हम बात करें एक डीएनए जिसके पास क्या है, पोली जीसी सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो उसकी जो टीएम वैल्यू वो क्या होता है आपकी सबसे मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हम टीएम वैल्यू की बात करें तो जो टीएम वैल्यू होती है ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीसी कंस्टेंट के। जितनी ज्यादा जीसी कंस्टेंट होगी उतना ही ज्यादा डीएनए का क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, जितना कम टीएम वैल्यू होगी दैट मीन्स उस डीएनए के अंदर क्या है,
जीसी की जो अमाउंट है वो क्या है आपकी लेस अमाउंट प्रेजेंट है। तो टीएम वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीसी कंटेंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका पूछा गया स्टेटमेंट, वाइल कई बार जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपको सीक्वेंस दे दी जाती है चार की, पूछा जाता है कि विच डीएनए सीक्वेंस हैज मैक्सिमम टीएम वैल्यू। तो आपको देखना है कि उस डीएनए सीक्वेंस में किस सीक्वेंस के पास जो जीसी वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है। जिसके पास जीसी वैल्यू ज्यादा होगी दैट मीन्स उसकी क्या होगी मोर टीएम वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा टीएम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका जीसी कंस्टेंट उसके इनसाइड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका at pH value greater than pKa of COH। pKa of COH से क्या आता है आपकी pH वैल्यू क्या है ग्रेटर है इन अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड विल बी, अमीनो एसिड पे क्या होगा आपका चार्ज होगा। तो अमीनो एसिड पे चार्ज पता होने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि pKa वैल्यू क्या होती है, pKa2 वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी भी अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेकंड क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एसिडिक पीएच की बात करें, लो पीएच की बात करें, तो लो पीएच पे आपका जो अमीनो जो ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है आपका आयोनेटेड होता है, वाइल आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आज रिमेन सेम रहता है। जैसे जैसे पीएच आपके इंक्रीज होते हैं दैट मीन्स अगर हम न्यूट्रल पीएच की बात करें, अगर हम फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होती है आपकी 7.4 क्या होती है फिजियोलॉजिकल पीएच होते हैं। एट दी फिजियोलॉजिकल पीएच जो आपके कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो फर्स्ट क्या होता है आपके डी डिसोसिएशन होता है इनका तो पीके वैल्यू क्या होता है आपकी सीओएच की। तो आपकी पीके वैल्यू से क्या आपकी ग्रेटर वैल्यू है दैट मींस पीके वैल्यू क्या आपकी सीओएच, जिसमें आपके सीओओएच था वो आपके आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। तो आपके आयंस के फॉर्मेशन होने के बाद की बात कर रहा है। तो आफ्टर दी पीके वैल्यू ग्रेटर पीएच वैल्यू है तो उस पे अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होगा, तो आपका अमीनो एसिड पे जो चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आपको तीन कंडीशन याद रखनी है बिलो दी फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें, एसिडिक पीएच की बात करें तो एसिडिक पीएच पे अमीनो एसिड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होता है नो नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। वाइल अगर हम चार्ज की बात करें तो इस टाइम पे क्या होता है बोथ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। बट नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होता है आपका जीरो होता है। अगर हम +1 -1 की बात करें तो +1 और -1 क्या होता है आपका जीरो होता है। तो नेट जो चार्ज होता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे दैट इज जीरो, नो चार्ज अकर्स। वाइल अगर हम चार्ज प्रेजेंस की बात करें तो बोथ चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। वाइल हाई पीएच की बात करें, बेसिक पीएच की बात करें तो हाई पीएच पे जो अमीनो एसिड है उस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसमें पूछा है पीके ऑफ सीओएच ग्रुप है उससे ग्रेटर वैल्यू है तो अमीनो एसिड पे कौन सा चार्ज होगा, तो अमीनो एसिड पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज अगर होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो इन ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस है और आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर क्या होता है आपके एटीपी की सिंथेसाइज होती है। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय, जो फॉस्फेट है वो क्या होता है आपका प्रोवाइड होता है, किससे प्रोवाइड होता है, तो आपके फॉस्फेट जो प्रोवाइड होता है दैट मींस एटीपी के जो फॉर्मेशंस होते हैं दैट मींस एडीपी से जब एटीपी की जो फॉर्मेशंस होती है तो यहाँ पे जो फॉस्फेट जो ग्रुप है इनको कौन प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आल्सो जब उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दो वे से क्या होता है आपका फॉर्म होता है अटैच होता है। एक होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस और सेकंड होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दो टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक आपके ड्यूरिंग दी हाई एनर्जी का जो आपका अमाउंट कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो आपके लो एनर्जी मॉलिक्यूल से क्या करता है एटीपी को गेन करके क्या करता है एडीपी को क्या करता है एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट लेवल पे क्या हो रहा है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सेकंड होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर हम ईटीसी की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से जब हाइड्रोजन आयन आपका मूव करता है F0 F1 पार्टिकल से ऑक्सीजोम से तो क्या होता है एडीपी किसमें कन्वर्ट होता है आपका एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में कि कौन से स्टेप है जिसपे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इसमें तीन रिएक्शंस होती है जहाँ पे क्या होता है
सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है, फोस्फोराइलेशन अगर होता है तो दो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन अगर होता है, और एक आपका क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। तो एक स्टेप टीसीए साइकिल्स में होता है जहाँ पे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप है आपका 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट, आपका क्या होता है 3 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होता है, जहाँ पे 1,3 दैट मीन्स दो फोस्फेट प्रेजेंट थे, एक आपके फर्स्ट पे था एक आपके थर्ड पे था। यहाँ पे फर्स्ट पे जो फोस्फेट प्रेजेंट था वो क्या हो गया आपके एडीपी के साथ अटैच होकर किसमें चेंज हो गया, आपका एटीपी के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो एडीपी है एटीपी के अंदर चेंज हुआ है, तो इसमें जो फोस्फेट जो ग्रुप है वो कहां से मिला आपको, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट से मिला है। तो फर्स्ट एक है आपका 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। सेकंड अगर हम बात करें 2 फोस्फो इनोल पायरुवेट की बात करें, तो ये जब पायरुवेट के अंदर चेंज होता है तो इसके अंदर क्या होता है आपका फोस्फेट जो ग्रुप होता है वो क्या होता है आपके एडीपी के साथ अटैच होकर क्या करता है एटीपी के अंदर चेंज होता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे क्या आपका फोस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट इज हम क्या बोलते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो आपके सेकंड फोस्फो इनोल पायरुवेट, ये दो आपके क्या है स्टेप होते हैं जहाँ पे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, जिसमें ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं फोस्फेट को क्या करते हैं आपके प्रोवाइड करते हैं एटीपी को टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसके अलावा आपको याद रखना है एक टीसीए साइकिल्स के अंदर भी होता है जिसमें सुसाइनिल को एंजाइम से किसमें चेंज होता है, सुसाइनेट के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आपका जीडीपी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, जीटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस एसेंशियली रिक्वायर्ड कोएंजाइम। तो आपके जितने भी विटामिन है मोस्टली जो विटामिन है तो आपकी एक्ट करते हैं एज ए कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो आपका एनएडी भी कोएंजाइम है, थायमिन पायरोफॉस्फेट भी कोएंजाइम है, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट भी है, कोएंजाइम ए है। तो इसमें पूछा गया है एसेंशियल रिक्वायर्ड कोएंजाइम, तो इसमें कोएंजाइम ए है ये आपका रिक्वायर्ड होता है ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस के लिए। जैसे अगर हम बात करें अमीनो एसिड की जो फॉर्मेशन होते हैं वो भी किस प्रोसेस होते हैं, ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस के कारण होते हैं। तो इसमें एक एंजाइम होता है पीएलपी जिसको हम पायरिडोक्सिल फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, कैन बी यूज एज ए डाइटरी सप्लीमेंट इन केस ऑफ विटामिन बी6 डेफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी है तो उसकी डाइट में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। और पायरिडोक्सिल फॉस्फेट क्या होता है, विटामिन बी6 होता है। तो एक्टिव जो फॉर्म होती है विटामिन बी6 की उसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं। और ये जो पायरिडोक्सिल जो फॉस्फेट है ये जो कोएंजाइम्स है ये सर्व करता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस है उसके लिए क्या होता है आपकी एक्टिव क्या होती है फॉर्म्स होती है फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें, स्फिंगोलिपिड्स की बात करें, अमीनो लिग्निक एसिड की बात करें, तो इनको फॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। वाइल अगर हम एसेंशियल को एंजाइम की बात करें जो ऑल ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस में रिक्वायर होते हैं दैट इज को एंजाइम ए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस इज सप्रेस एंड इट इज, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या होता है आपकी सप्रेस होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है पास्चर इफेक्ट। तो पास्चर इफेक्ट की बात करें तो अगर हम बात करें एक सेल्स है जो आपकी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर रही है आपका रेस्पायर कर रही है, दैट मींस उसके अंदर क्या आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ओनली ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है आपकी अकर्स होती है। एनएरोबिक रिएक्शन जब भी आपका टेक प्लेस करता है इसमें क्या होता है ओनली 2 एटीपी क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। अगर इस सेल्स को मान लो एक सेल्स है 100 एटीपी की इसको क्या है रिक्वायरमेंट है, तो इस 100 एटीपी को फॉर्म करने के लिए इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है एक ग्लाइकोलाइसिस से क्या हो रहा है 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको अगर 100 एटीपी फॉर्म करने हैं तो यहाँ पे कितनी साइकिल्स अकर्स होगी, 50 साइकिल्स क्या होगी आपकी ग्लाइकोलाइसिस की अकर होगी। वाइल अगर हम एक सेल्स की बात करें इस एक सेल के पास क्या आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है आपका रेस्पायर कर रहा है, दैट मींस एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर ऑल आपका ग्लाइकोलाइसिस भी अकर होता है, आपकी लिंक रिएक्शंस भी होती है, क्रैब साइकिल्स भी होते हैं, ईटीपी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है आपके 38 एटीपी क्या होता है आपके फॉर्म्ड होते हैं बाय दी 1 ग्लाइकोलाइसिस। जब एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स होते हैं तो 38 क्या होता है आपकी
एटीपी फॉर्म होते हैं। तो अगर इसी सेल्स को भी क्या हो, आपको 100 एटीपी की रिक्वायरमेंट हो, तो इसको फॉर्म करने के लिए इस साइकिल्स को क्या है, आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम क्या है 4 साइकिल्स क्या करेगी, आपकी 100 एटीपी को फॉर्म कर देगी। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो एक सेल्स को ओनली 4 टाइम्स क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस शो करना है, तो उसके अंदर 100 एटीपी फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ओनली 4 साइकिल टेक प्लेस हो रही है। दैट मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या होगी आपकी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी आपकी, सप्रेस होगी। वाइल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें ओनली 2 एटीपी फॉर्म होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी को फॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी उसको फॉर्म करने के लिए इसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था पास्चर साइंटिस्ट ने। दैट व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज पास्चर इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ग्लाइकोलाइसिस सप्रेस हो जाएगी, और ऑक्सीजन अब्सेंट है तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पास्चर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट्स एसिमेट्रिकल इन क्रेब्स साइकिल, कि आपका सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, आपका रिएक्ट कर रहा है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के साथ इन क्रेब साइकिल। और ऑप्शन आपका सिट्रेट, सुसाइनेट, माइलेट और आपका फ्यूमरेट। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है इन क्रैब साइकिल या फिर सिट्रेट एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीचे साइकिल के नाम से जानते हैं, दैट इज सिट्रेट। तो अगर हम सिट्रेट की बात करें तो इसके अंदर मिडल मॉलिक्यूल्स की बात करें, इस मिडल के बाद की बात करें तो दोनों तरफ क्या होता है आपके सिमिलर क्या होता है, आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होता है टू इक्वल हाफ में क्या हो जाए आपकी डिवाइड हो जाए, तो इसके दोनों तरफ क्या होते हैं आपके सिमिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई सिट्रेट को हम क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। वाइल आपका जो आइसोसिट्रेट है, इसकी अगर हम बात करें, इसके मिडल मॉलिक्यूल्स के बाद की बात करें तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या आपकी डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसमें आपका सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है, तो इसमें जो आपका सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स है वो किसमें चेंज होता है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो क्रेब साइकिल्स में इसी मॉलिक्यूल्स का नाम पूछा था आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का, दैट इज सिट्रेट। तो आपका जो सिट्रेट है वो आपका सिमेट्रिकल होता है, जो चेंज होता है आपके एसिमेट्रिकल आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following condense acyl and malonyl ग्रुप, जो आपका acyl एंड मेनोनाइल जो ग्रुप है उसको कंडेंस करने का काम करता है। ऑप्शन है एसाइल कैरियल प्रोटीन, एसाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसएटाइलेज, मेनोलिल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसफेज, बी केटो एसाइल एसीपी सिंथेज। उसका राइट आंसर है मेलोनाइल को एसीपी ट्रांसफेज, जो क्या करता है एसाइल और मेलोनाइल ग्रुप को क्या करता है, कंडेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दैट मींस पीएच की बात कर रहे हैं कि किस पीएच की बात करें, उस पे 3.2 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर क्या हो आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। इसमें राइट आंसर है आपका फर्स्ट 3.5। Thank you.